बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए आज की इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट भाग है, जिसमें हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है, यानी प्राचीन इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मौर्य साम्राज्य। इसके बारे में आज इस वीडियो में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है। वह कब पूछा हुआ है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा कि आप कितना क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर का कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसके शासक के बारे में, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, अभिलेख, वास्तुकला, धर्म, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में यह पूरा मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था, और विस्तार देखिए तो उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में यह बंगाल तक फैला हुआ था। ठीक है, सॉरी, मैसूर तक। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। अब पूरब में देखा जाए तो पूरब में बंगाल से लेकर और पश्चिम में अरब सागर तक। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत अरब सागर तक यहाँ तक फैला हुआ था। यानी आपसे देखा जाए कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हुआ था, तो उत्तर में हिमालय पर्वत से आइएगा, दक्षिण में मैसूर तक, आप पूरब में आप जाइएगा बंगाल से लेकर, और पश्चिम में कहाँ तक, अरब सागर हिंदुकुश पर्वत तक। ठीक है, यह मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो गया। ठीक है, यहाँ तक यह मौर्य साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। उसके बाद में आप देखा जाए मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी मुख्य रूप से हमको दो तरह से मिलती है। एगो साहित्यिक स्रोत है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के, एगो पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र है, इंडिका है, मुद्रा राक्षस है, जैन और बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद में पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे तो अभिलेख, अशोक का अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख है, रुद्रदामन का अभिलेख है। यह पुरातात्विक स्रोत है। यानी मौर्य साम्राज्य की जानकारी आपसे पूछा जाए तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य रूप से दो स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस और जैन और बौद्ध धर्म का ग्रंथ। और पुरातात्विक स्रोत में अशोक का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख और रुद्रदामन का अभिलेख। ठीक है, यह आपका जानकारी का स्रोत हो गया। चलिए देखते हैं आगे, देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, नंद वंश के अंतिम शासक धानानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यानी मगध जो महाजनपद था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने धानानंद को पराजित किया, जो क्या था, नंद वंश का अंतिम शासक था। और उसको पराजित करने के बाद इन्होंने नंद क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में मौर्य वंश के अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका मौर्य साम्राज्य का विस्तार। आप लोग देखें कि मौर्य वंश की स्थापना के समय उसका विस्तार कहाँ तक हुआ था, तो उसका विस्तार आप लोग को अभी बताया कि हिमालय, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत यानी अरब सागर तक यह फैला हुआ था। यह मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे मौर्य साम्राज्य के समय मौर्य साम्राज्य में कुल कितने शासक हुए। ठीक है, तो स्थापना आप लोग को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद में इसका लड़का बना, बिंदुसार शासक बना। उसके बाद में अशोक बना, उसके दशरथ मौर्य बना, संप्रति बना, शालिशुक बना, देववर्मन पढ़ा। उसके बाद में शतधनवन बना। उसके बाद में बृहदत्त बना। देखिए, इतना आप लोग को याद नहीं रखना है, जितना शासक है मौर्य साम्राज्य का नहीं याद रखना है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है शासक, जो पूछता है क्वेश्चन, जहाँ से बनता है वही याद रखना है। देखिए, ऊपर का ये 3 शासक जो है वह इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में, ये 3 आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 3 शासक के बारे में पूछता है, 3 को याद रखना है। उसके बाद में एक लास्ट याद रखना है केवल आप लोग को कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में याद रखना। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य के इतना शासक बने थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का प्रथम शासक था जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धानानंद को पराजित करके मगध में राजा बना। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह कब मौर्य वंश की स्थापना किया था? 322 ईसा पूर्व। किसको हरा कर? धानानंद को, जो नंद वंश का शासक था धानानंद, उसको पराजित करके मगध में राजा बना। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। चाणक्य जो थे उनको प्रधानमंत्री कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं।
सबसे इसमें याद रखने वाला पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब पूछेगा मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के स्थापना कब हुआ? 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का स्थापना किस वंश का अंत करके हुआ? नंद वंश का। नंद वंश का कौन शासक? धानानंद। ठीक है। उसके बाद में उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? चाणक्य को। चाणक्य का और कौन कौन नाम है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इस बात को याद रखना है। उसके बाद धानानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धानानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। देखिए धानानंद जो नंद वंश का शासक था उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था दुर्धरा। तो देखिए आगे आप लोग को बताएंगे कि जो इसका लड़का होगा, जो बिंदुसार होगा, जो इसका लड़का होगा वह इसी के जो दुर्धरा है इसी का लड़का होगा और यही आगे राजा बनेगा। ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुर्धरा आपसे पूछेगा धानानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शादी किया? तो उसकी पुत्री दुर्धरा से। ठीक है। उसकी पुत्री दुर्धरा से शादी कर लिया। दुर्धरा से शादी करने के बाद वह राजा बना, अपना प्रधानमंत्री बनाया किसको? चाणक्य को। उसके बाद में यूनानी लेखक कुछ हैं, उन लेखकों ने इसको अलग अलग नामों से चंद्रगुप्त का क्या किए हैं? उनका इतिहास लिखे। मतलब यूनान के जो विद्वान हैं, यूनान में जो हैं रह रहे हैं विद्वान इतिहासकार, वो लोग जो इतिहास लिखे हैं उन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य का अलग नाम दिया है, अलग अलग नामों से कुछ उसको मतलब इंगित किया है, इंडिकेट किया है। तो उसमें एक यूनान के शासक मतलब विद्वान हैं जिनका नाम है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य का अपने किताब में वर्णन एंड्रोकोटस के नाम से किया है। एंड्रोकोटस। ठीक है। इस बात को याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को प्लूटार्क ने किस नाम से उनका व्याख्या किया है, वर्णन किया है? एंड्रोकोटस अपने किताब में। उसके बाद में जस्टिन ने अपने अपने जो इतिहास लिखा है उसमें इसका नाम रखा है सैड्रोकोटस। ठीक है। ये दोनों ने अपने हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम रखा है। लेकिन 1793 में सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के है। ये जो नाम दोनों है ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है। यह सबसे पहले 1793 इसमें ईरान वालों को कौन बताया? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने बताया कि जो एड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस नाम किताब में लिखे हैं यूनानी लेखक, यह चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिकंदर जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। इसके पहले भी आक्रमण किया था सिकंदर धानानंद के समय। ठीक है। तो धानानंद के शासन के समय में जब आक्रमण किया तो वह नहीं जीत पाया, भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया, ये रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद फिर वह गया तो उसका बेबीलोन में मृत्यु हो जा रहा है। और मृत्यु के बाद से देखिए यह जब आया था सिकंदर तो इसका 2 सेनापति था, एक थल सेनापति था, एगो मतलब जल सेनापति था। तो थल सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। ठीक है। और जल सेनापति का नाम था नियार्कस। तो जो थल सेनापति था वह गया सिकंदर के साथ बेबीलोन गया, उसका मृत्यु हो गया। तो फिर से उन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाई और सेलुकस निकेटर फिर से आक्रमण किया भारत पे। ठीक है। भारत पे फिर से आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का शासन का अंत हो गया था और राजा बना था मगध का कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब जब यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर की मृत्यु हो गई उस समय, तो उसका सेनापति सेलुकस निकेटर ने आक्रमण किया किस पे? चंद्रगुप्त मौर्य पे, मगध साम्राज्य पे। ठीक है। तो वहाँ पे 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर ने मतलब मगध पे आक्रमण किया था। ठीक है। उस समय राजा कौन है? राजा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को ने क्या किया? सेलुकस निकेटर को पराजित कर दिया। जब आक्रमण किया तो सेलुकस निकेटर हार गया और हराने के बाद उसकी जो पुत्री थी कार्नेलिया, उसका एक और नाम था हेलेना। ठीक है, हेलेना। तो उससे विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को पराजित करके उसकी पुत्री कार्नेलिया से यानी हेलेना से विवाह कर लिया। याद रखिएगा नंद वंश के शासक जो था उसको भी हरा के दुर्धरा से शादी किया था उसकी पुत्री से, इसको हरा के कार्नेलिया से शादी कर लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। 305 ईसा पूर्व। उसके बाद में युद्ध की कुछ शर्त के अनुसार सेलुकस निकेटर ने 4 प्रांत दे दिया। जब शादी किया कार्नेलिया से तो शर्त के अनुसार 4 गो प्रांत दे दिया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए उस समय काबुल था, गंधार था, हेरात था और मकरान था। ये 3 गो क्षेत्र किसको मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन दिया? सेलुकस निकेटर। जब हार गया शादी कर दिया अपने पुत्री को इसके साथ तब। अब देखिए इस तीनों चारों को मिलाकर उस समय अफगानिस्तान अभी कहा जाता है। ठीक है। यानी कि सेलुकस निकेटर ने अब पूरे अफगानिस्तान को किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। देखिए इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेलुकस निकेटर को भी दिया था। ठीक है, भेंट में दिया था। यानी
लिया क्या था? पूरा अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान पूरा में कौन कौन था? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य ले लिया था। लेकिन उसके बदले में उसको कुछ दिया भी था, 500 हाथी दिया था, ठीक है। उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत भी एगो दिया था। किसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को भेजा था? तो मेगास्थनीज को। और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। उसके बाद मेगास्थनीज आया जो राजदूत था, उसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। तो मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा इंडिका, वह मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत भी है। उसके बाद में जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में सरलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो जैन धर्म था, जैन धर्म का एक गुरु था भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु से यह प्रभावित हो गया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रभावित होकर क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया। देखिए, जैन धर्म को अपनाया तो इसका मेन कारण, इसका पीछे की कहानी है कि देखिए, माना जाता है कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था इसके शासनकाल में। 12 वर्ष तक अकाल पड़ा। जनता बहुत क्या थी? परेशान थी। तो इस जनता को मतलब ये काहे अकाल पड़ा है दिखाया, तो भद्रबाहु बोला कि इसमें राजा को क्या करना पड़ेगा? संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग करना पड़ेगा। संलेखना विधि एक जैन धर्म की विधि है जिसमें अन्न और पानी को त्याग कर अपने प्राण को त्याग दिया जाता है। अन्न पानी नहीं लिया जाता है, कठोर तपस्या किया जाता है, ठीक है। तो कठोर तपस्या करके अपने प्राण को त्याग दिया जाता है, उसी को संलेखना विधि कहते हैं, जो जैन धर्म का क्या है? एक विधि है। भद्रबाहु ने कहा कि आप इन सब से क्या चाहते हैं? छुटकारा चाहते हैं? अगर अकाल से मुक्ति चाहते हैं, लोगों को क्या करना चाहते हैं, लोगों के हित के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैन धर्म अपनाना पड़ेगा और संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? जैन धर्म अपना लिया और संलेखना विधि द्वारा चला गया कर्नाटक में श्रवण बेलगोला एक पर्वत है, वहाँ पे 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण को त्याग दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब देखते हैं आगे के। देखिए, उसके बाद इसका लड़का था बिंदुसार शासक बना, ठीक है। तो बिंदुसार शासक बना। तो जो बिंदुसार था वह मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद शासक बना। इसकी मम्मी का नाम था, यानी इसकी माता का नाम था दुर्धरा। आप लोग को ही बताया दुर्धरा किसकी पुत्री थी? आप लोग बताइएगा दुर्धरा किसकी लड़की थी? अभी हम बताएं आप लोगों को, दुर्धरा नंद वंश के अंतिम शासक धानानंद की पुत्री थी। उसको हरा कर यह मौर्य वंश का स्थापना किया था, तो इससे शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसी का लड़का बना था बिंदुसार। तो बिंदुसार का माँ का नाम था दुर्धरा। अब यहाँ पे बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला, यानी बिंदुसार ऐसे को अमित्रघात कहता है, यानी अपने दुश्मन को मारने वाला, नाश करने वाला था। वह कौन? बिंदुसार। माना अपने दुश्मनों को मार देता था, नाश कर देता था, इसीलिए उसको अमित्रघात कहा जाता है। सीरिया के शासक एंटीयोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। देखिए, इस बात को याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत आया था? मेगास्थनीज। कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। अगर पूछेगा बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत आया था, तो डाइमेकस। कौन भेजा था? तो सीरिया के शासक कौन था? एंटीयोकस ने अपना राजदूत भेजा डाइमेकस के पास, ठीक है। डाइमेकस राजदूत को भेजा बिंदुसार के दरबार में, जबकि सेल्यूकस निकेटर ने अपना मेगास्थनीज राजदूत भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। उसके बाद में बिंदुसार ने सीरिया के नरेश जो थे, यानी जो शासक थे, उनसे अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। देखिए, क्या हुआ था, जब एंटीयोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के पास भेजा, उनके दरबार में भेजा, तो बिंदुसार ने इनसे पूछा, किससे? डाइमेकस से, कि वहाँ का क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है, अच्छी है, मतलब वहाँ की क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो यह डाइमेकस आके बता रहा है, दार्शनिक जो था वह बता रहा है कि देखिए, मीठी शराब, अंजीर और वहाँ की जो यूनानी दार्शनिक है वो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तब इन्होंने मांग किया, बिंदुसार ने मांग किया उनसे कि हमको कुछ दार्शनिक यूनानी, कुछ मीठी शराब और कुछ अंजीर प्रदान किया जाए, ठीक है। तब वहाँ के जो जो ये थे, राजा थे, उन्होंने 2 वस्तु भेजा दी, मीठी शराब और अंजीर को भेजवा दिया। कहाँ पे? बिंदुसार के दरबार में, यानी मगध में भेजवा दिया है सीरिया के शासक। लेकिन यूनानी दार्शनिक को नहीं भेजवाए, क्योंकि यूनानी दार्शनिक को मांग के ठुकरा दिया और कहा कि यूनानी मतलब कानून जो है उसके अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। माने दार्शनिक को हम ना भेज सकते हैं ना ला सकते हैं, यह हमारे
मतलब नियम के खिलाफ है, माने नियम के अनुसार सही नहीं है, जिसलिए उन्होंने जो बिंदुसार ने मांग किया था अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक को, उसमें से 2 चीज अंजीर और मीठी शराब दे दिया। कौन भिजवा दिया? एंटियोकस। कहाँ से? सीरिया से। लेकिन यूनानी दार्शनिक को नहीं दिया, इस मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद में बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, उसको मानने वाला था। एक संप्रदाय है, जैसे हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय, वैसे आजीवक संप्रदाय था एक, उसका अनुयायी था, उसका पालन करने वाला था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। देखिए, जब बिंदुसार था उस समय तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है, उस समय विद्रोह हो गया था। उस समय इसका एक लड़का था, उसका राजकुमार लड़का था, जिसका बड़ा लड़का था, वह कहाँ था? बिंदुसार का छोटा बेटा सुसीम था। वहाँ का राजकुमार कौन था? तक्षशिला का सुसीम था। वह उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार का समय, जब बिंदुसार शासक था, उस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उस समय तक्षशिला का जो राजकुमार था, कौन था? सुसीम था। लेकिन सुसीम उस मतलब झगड़ा को नहीं दबा पाया, उस विद्रोह को नहीं दबा पाया, तो असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने एक बड़े अपने उससे छोटे बेटे जो थे, अशोक थे, बड़ा बेटा तक्षशिला में था सुसीम, उसको नहीं दबा पाया। तो उसके असफल हो जाने के बाद तब बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को क्या किया? वहां पे भेजा उस विद्रोह को दबाने के लिए। जबकि अशोक वहां का शासक नहीं था, वहां का राजकुमार नहीं था। अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का था? अवंती का। अब से क्वेश्चन पूछे, अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का शासक था या कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का शासक था। ठीक है, लेकिन अशोक को अवंती से कहाँ भेजा गया? तक्षशिला, विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि सुसीम उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा था। उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया, वहां पे गया, तो इतने क्रूरतापूर्वक उस विद्रोह को दबा दिया कि मतलब वहां पे किसी को नहीं बख्शा। स्त्रियों को भी बहुत मतलब घोर तरीके से, बहुत निरंकुशता से, क्रूरता से विद्रोह को दबाया, बहुत ज्यादा नरसंहार किया, जिसके वजह से वह पूरा विद्रोह को मतलब कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया। उसके बाद में जब बिंदुसार की मृत्यु हो गया, तो अशोक सिंहासन पर बैठा। अशोक ने क्या किया? गद्दी पर बैठा और शासन संभाले। ठीक है, उसके बाद में देखिए, यह भी माना जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म, जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर। देखिए, आगे हम बताएंगे आपको। देखिए, यहाँ अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र यानी पटना में। ठीक है, उसके बाद में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को काट कर मतलब हत्या करके बना था। 99 भाई को काटा था, हत्या किया था, तब वो राजा बना था। कौन? अशोक। ठीक है, उसके बाद में उसका उम्र उसका 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था। उसके बाद में 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, यानी वह राजा बना 269 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में, और उसने जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अनुसार 99 भाई की हत्या करके राजा बना था। ठीक है, उसके बाद अशोक की माँ का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, अशोक का माता का नाम था सुभद्रांगी। उसके बाद में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, माने 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ उसका। उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आज का उड़ीसा है, उड़ीसा पे आक्रमण किया और आक्रमण करके वहाँ कलिंग को जीत लिया। ठीक है, और वहाँ कलिंग को जीता तो वैसा ही जैसे तक्षशिला में बहुत नरसंहार किया, बहुत क्रूरतापूर्वक दबाया, उसी तरह क्रूरतापूर्वक बहुत ज्यादा क्या किया? भीषण नरसंहार किया। कहाँ? कलिंग में, और उसको जीत गया, कलिंग को जीत गया। लेकिन देखिए, उसको जीतने के बाद उसमें इतना नरसंहार हुआ, इतना भीषण, मतलब औरतों पे भी बहुत मार काट के औरतों को भी काट दिया, जिसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन, बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ, बहुत ज्यादा मतलब खून खराबा हुआ, जिसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसके पीछे और भी कहानी है। बहुत लोग कहते हैं कि, इतिहासकार कहते हैं कि वह किसी लड़की की वजह से, लड़की को चाहता था, लड़की की वजह से आक्रमण किया, उसी लड़की की उसमें मृत्यु हो गई थी युद्ध में, इसीलिए वह क्या किया? उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो अलग अलग मत है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारा ज्यादा नरसंहार हुआ था, बहुत लोग उसमें मारे गए थे, जिसकी वजह से वह देखकर उसके हृदय परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद में जब कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। उसके राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? 8वें वर्ष बाद। ठीक है, उसके बाद में कलिंग युद्ध के बाद ज्यादा नरसंहार हुआ, तो उसका नरसंहार देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद में अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया। जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाने का उसको शिक्षा कौन दिया? उपगुप्त दिए थे। ठीक है, उपगुप्त नामक जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, उन्होंने उनको शिक्षा दिया था कि बौद्ध धर्म अपना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में अशोक बौद्ध धर्म का
व्यक्तिगत धर्म था। अशोक का जो धर्म बौद्ध धर्म था वह व्यक्तिगत धर्म था, वह पूरा मतलब राजकीय धर्म नहीं था, राष्ट्रीय धर्म नहीं था। अशोक अपना स्वयं अपना धर्म बौद्ध धर्म भी मानता था और धर्म को भी क्या करता था, मतलब किसी पे जबरदस्ती किसी को मानने के लिए नहीं कहता था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। यानी उसका व्यक्तिगत धर्म था, राजकीय धर्म नहीं था, राजकीय धर्म कभी घोषित नहीं किया। उसके बाद अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। ठीक है, अशोक जो था बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपनी जो लड़की थी संघमित्रा और लड़का था महेंद्र, दोनों को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने जीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं बनवाया था। मतलब जीवक संप्रदाय के समर्थक इसके पिताजी थे, इसके पिताजी बिंदुसार। अब उसके लिए इन्होंने गाया में 4 बराबर पहाड़ियों में बराबर की पहाड़ी जो है वहाँ पे 4 गुफा का निर्माण कराया जीवक संप्रदाय के लिए। ठीक है, अशोक यानी कि सभी धर्मों में विश्वास रखता था, किसी एक धर्म का, केवल बौद्ध या जैन या किसी धर्म का अनुयायी नहीं था, यह सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसके बाद में अशोक भारत का पहला ऐसा शासक है जिसने अपने संदेश अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। देखिए मतलब जितना जो भी संदेश था, जो भी मैसेज था, वो अभिलेख के द्वारा लिखवा कर जनता तक पहुंचाता था। यह पहला शासक था। ठीक है, इसकी जो लिखने की भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखता था वो अभिलेख, और जनता तक संदेश जो पहुंचाना होता था वो अभिलेख के माध्यम से लिख कर पहुंचाता था। इसके अभिलेख जो था उसमें 4 लिपि पाया गया है। कहेगा अभिलेख की भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा थी। इसमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया, 4 लिपि का प्रयोग किया गया अशोक के अभिलेख में। ठीक है, पहला लिपि है ब्राही लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, तीसरा अरमाइक लिपि, चौथा ग्रीक लिपि। ठीक है, जो ब्राही लिपि है यह भारत में मिली है। मतलब जो ब्राही लिपि में अभिलेख है वह कहाँ, ब्राही लिपि के अभिलेख कहाँ मिली है, भारत में मिली है। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख है वह पाकिस्तान में मिली है। अरमाइक लिपि के जो अभिलेख है वह अफगानिस्तान में मिली है। और ग्रीक लिपि के जो अभिलेख है वह कहाँ मिला, अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिली है। ठीक है, उसके बाद में एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। खरोष्टी लिपि जो थी वह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि कैसे भारत में पाई गई है, पाकिस्तान में पाई गई थी। किधर से किधर लिखी जाती थी, इसकी विशेषता थी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। आप लोग पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता, तो उसमें आप लोग को बताया गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी दाएं से बाएं की ओर ही लिखी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार अशोक के खरोष्टी लिपि किस तरह से लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। उसके बाद अशोक ने अभिलेख पढ़ने के लिए, अशोक के अभिलेख जो है पढ़ने में सफलता सबसे पहले 1837 में पाया गया था। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कब पढ़ा गया, 1837 ईस्वी में। पढ़ने में कौन सफल रहा, जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी, जेम्स प्रिंसेप। कब किया था, 1837 में। कि क्या लिखा है, कौन भाषा है। ठीक है, इसका सफलता कौन पाया, जेम्स प्रिंसेप 1837 में। देखते हैं आगे देखिए, अशोक ने अपने उत्तराधिकारी अभिलेखों में अपने अधिकतर अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी लिखा है। यानी कि देखिए अशोक के जितने भी अभिलेख पाया गया है उस सब में अधिक से अधिक अभिलेख में इन्होंने अपना नाम अशोक नहीं लिखवाया है। अधिक जो अभिलेख है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभिलेख में लिखवाया है अपना नाम देवानाम प्रियदर्शी। अशोक का ही एक और नाम है देवानाम प्रियदर्शी। इसका अर्थ होता है देवताओं की पसंद, देवताओं का पसंद। देवानाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का पसंद, और देवताओं का पसंद मतलब देवानाम प्रियदर्शी नाम की चर्चा किया इसने अधिकतर अभिलेख में अपना नाम के लिए। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा उदेगोलान के अभिलेख में अशोक ने स्पष्ट नाम अशोक लिखवाया है। देखिए कहाँ कहाँ के अभिलेख में इसका स्पष्ट नाम अशोक लिखा गया, किस अभिलेख में, तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के मास्की, नेदर और उदगोलान अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी जितना भी अभिलेख है उसमें क्या मिलता है, देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। उसके बाद में राजस्थान के भाबरू अभिलेख से अशोक खुद मगध का सम्राट। देखिए राजस्थान से एक अभिलेख पाया गया है भाबरू अभिलेख, और भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद अपने आप को क्या बताया है, मगध का सम्राट बताया है कि हम मगध का सम्राट हूँ। तो पूछेगा क्वेश्चन कि किस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को खुद को मगध का सम्राट बताया है, तो भाबरू अभिलेख से। भाबरू अभिलेख कहाँ से पाया गया है, राजस्थान से। ठीक है, उसके बाद अशोक की धम्म। देखिए धम्म क्या है, सबसे पहले बात है धम्म क्या है, तो अशोक ने लोगों की नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता तैयार किया, यानी नियम कानून के जो किताब बनाई उसी को क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। जो नियम कानून के लिए मतलब नियम कानून बनाया उसी को क्या कहा जाता है, नैतिकता सिखाने के लिए लोगों को कुछ नियम कानून बनाया उसी को क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं।
अशोक का धर्म स्वनियंत्रण आधारित था, मतलब अपने अपने आधारित था। अशोक ने कहा था कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु की आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों का प्रति उदार रहे, व्यक्ति जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। इस सब को पालन करके अशोक, यही सब पालन जो करता था उसी को कहते हैं अशोक का धर्म। ठीक है, यह अशोक का जो धर्म था वह क्या था, व्यक्तिगत था। क्या था, स्वनियंत्रण पर आधारित था, मतलब अपने आप पे आधारित था। और यह लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए चलाया गया कानून था जिसको धर्म कहते हैं। ठीक है, यह सब उसके धर्म में क्या था, मतलब सब धर्म, उसके धर्म में ये सब बातों को लिखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब है अशोक के चतुर्दश अभिलेख, मतलब टोटल चतुर्दश का मतलब होता है 14 अभिलेख मिला। अशोक के कितना अभिलेख मिला है, 14। तो 14 अभिलेख कौन कौन है, चलिए 14 अभिलेख को देखते हैं। देखिए 14 अभिलेख में आपको याद नहीं रखना, ऐसे पढ़ा आप लोग को बता दिया जा रहा है, लेकिन कौन कौन पूछता है जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है, 2-3 है, बाकी सबको ऐसे बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब इस लेख अशोक का पहला अभिलेख, प्रथम शिलालेख में क्या मिलता है जानकारी, इसमें संहिता पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि अहिंसा पर बल दिया गया, संहिता बने सॉरी। देखिए इस जो प्रथम शिलालेख है उसमें कहा गया है कि मारपीट नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा कही गई है, यानी शिकायत है कि पशु बलि नहीं देना चाहिए, गलत है, इस पे बल दी गई है प्रथम अभिलेख में, शिलालेख में। दूसरा जो शिलालेख है इसमें मनुष्य के साथ पशु की चिकित्सा की चर्चा की गई है। दूसरा अभिलेख में मनुष्य के साथ पशु की भी चिकित्सा की चर्चा की गई है। तीसरा जो अभिलेख शिलालेख है उसमें अशोक ने 3 अधिकारी, राजयुक, युक्तक और प्रदेशक का चर्चा किया। हमारे 3 गो अधिकारी जो था, राजयुक, युक्तक और प्रदेशक, इन तीनों की चर्चा किया है। ये तीनों अधिकारी काहे लिए बनाए गए थे, धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने 3 अधिकारी नियुक्त किया था, राजयुक, युक्तक और प्रदेशक। यह तीनों अधिकारी धर्म प्रचार के लिए बनाया था। इन तीनों की चर्चा किसमें है, तृतीय शिलालेख में। ठीक है, उसके बाद में चतुर्थ शिलालेख है, इसमें अशोक ने युद्ध के स्थान पर धर्म घोष की नीति, माने बौद्ध की नीति अपनाई है। चौथा जो शिलालेख है उसमें युद्ध के स्थान पर बौद्ध की नीति की चर्चा की गई है। 5वां शिलालेख है, इसमें धर्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। माने एक अधिकारी है धर्म महामात्र के, जो केवल धर्म से रिलेटेड देखरेख, धर्म से जो संबंधित कार्य है उसको देखरेख करता है, उसकी चर्चा किसमें की गई है, 5वां शिलालेख में। छठा जो शिलालेख है उसमें अशोक ने कहा है कि मेरी अधिकारी कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, माने मेरे जो भी अधिकारी है या लोग है जब चाहे जब हमसे मिल सकते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने कोई भी बात बोलने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपका 7वां शिलालेख है, 7 शिलालेख में वो कहता है कि इसमें अशोक कहा है कि विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वयन की बात कही गई है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। देखिए इस बात को याद रखिएगा, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख 7वां शिलालेख है। इसमें क्या कहा गया है कि विभिन्न धर्मों के बीच आपसी समन्वय होना चाहिए, माने कोई धर्म बड़ा छोटा नहीं होगा, सब में आपस में मेल मिलाप होना चाहिए। ठीक है, 8वां शिलालेख में कहा गया है कि इसमें अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा की गई है। 8वां शिलालेख में अशोक जो धर्म चलाया था उसकी यात्रा की चर्चा की गई है। उसके बाद राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष की प्रारंभ होती है। यह धर्म यात्रा है वह राज्य अभिषेक जब किया, जब राजा बना उसके 8वां वर्ष, यानी जब कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद से इसमें चर्चा की गई है। राज्य अभिषेक के 10 वर्ष गया था, वो यात्रा किया था तो उसका चर्चा है, मतलब 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ। उसके बाद राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष वह गया में घूमने गया था, तो उसकी चर्चा भी इसमें है। राजा अभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी में ही गया था घूमने, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसकी भी चर्चा किसमें है, 8वां शिलालेख में। ठीक है, 9वां शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचार्य का वर्णन है, मतलब सही से जो भेंट दिया जाए और शिष्टाचार्य का वर्णन किया गया है किसमें, 9वां शिलालेख में। 10वां शिलालेख में राजा का अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के सोचे, माने राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के लिए ही सोचे, उसके फायदा के लिए सोचे, वह चर्चा किया गया है 10वां शिलालेख में। 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या किया गया है, जो धर्म चलाया है उसमें कौन कौन सी बातें हैं उसका व्याख्या 11वां शिलालेख में किया गया है। 12वां शिलालेख में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई, माने स्त्री को सुधार किया जाए, स्त्री की स्थिति में और सुधार किया जाए, परिवर्तन किया जाए, उसके लिए एक अधिकारी बना दिया, उसकी चर्चा किया गया है। 12वां शिलालेख में उस अधिकारी का नाम था स्त्री महामात्र। स्त्रियों को अधिकार की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त किया जाता था, स्त्री महामात्र। ठीक है, इसका चर्चा किसमें है, 12वां शिलालेख में। ठीक है, उसके बाद में आपका है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की
चर्चा की गई है। देखिए याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस शिलालेख में यही है, 13वां कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख से मिलती है? 13वां शिलालेख से, अशोक के 13वां शिलालेख से। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब जो 14वां शिलालेख है उसमें अशोक ने क्या बताया है कि जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार ये था इसका क्या 14 शिलालेख। इसमें आप लोग 13वां याद रखिएगा, 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 13वां के बाद पहला याद रखिएगा, जिसमें नर बलि की निंदा की गई, पशु बलि की निंदा की गई और अहिंसा पर बल दिया गया है। उसके बाद में इसमें याद रखना है एक आप लोग को, तीसरा अशोक ने 3 अधिकारी नियुक्त किया था। कौन कौन? रज्जुक, युक्ति और प्रदेशक। किसके लिए? धर्म प्रचार के लिए। यह 3 याद रखिएगा, ठीक है, काफी। उसके बाद में चलिए देखते हैं हम लोग उसके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे उसके दरबार में उस समय। देखिए एक होता था शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष किसे कहते थे? तो मौर्य साम्राज्य में शुल्काध्यक्ष व्यापार से प्राप्त करने वाले कर जो अधिक व्यापार से जो कर प्राप्त करता था अधिकारी, उसको शुल्काध्यक्ष कहते थे। व्यापार से कर वसूलता था उसको क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष। उसके बाद में दूसरा है पौताध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो था वह माप तौल पर नियंत्रण करने वाले अधिकारी होता था। तो पौतवा अध्यक्ष जो था वह कौन अधिकारी था? क्या चीज का देखरेख करता था? वह माप तौल से पर नियंत्रण करने वाला अधिकारी था। उसके बाद में है सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष वस्त्र उद्योग मंत्री था। मौर्य साम्राज्य में वस्त्र उद्योग मंत्री को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद में सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष बूचड़खाने और चर्म उद्योग के अध्यक्ष के जो अध्यक्ष था उसको कहा जाता था क्या? सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष बूचड़खाने यानी जो गौ हत्या का कारखाना होता है, ये सब होता है बूचड़खाना, गौ को काटा जाता है, उस सब का जो अध्यक्ष होता था कौन होता था? चर्म उद्योग का जो अध्यक्ष होता था उसको बोला जाता था सुनाध्यक्ष। उसके बाद में लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो टकसाल का अध्यक्ष होता था यानी सिक्का, उसका जो अध्यक्ष होता था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद अश्वाध्यक्ष यानी घोड़ों की देखरेख करने वाले अध्यक्ष को अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। हस्ताध्यक्ष यानी हाथियों को देखभाल करने वाले को हस्ताध्यक्ष कहा जाता था, हस्त्याध्यक्ष। उसके बाद अकराध्यक्ष माने खान मंत्री को अकराध्यक्ष कहा जाता था। सीताध्यक्ष यानी कृषि विभाग के मंत्री को सीताध्यक्ष, यानी कृषि योग्य भूमि को वहाँ सीता भूमि कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो सीताध्यक्ष कृषि विभाग के मंत्री को कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की जो सैन्य व्यवस्था है इसमें देखा जाए तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार, माने यूनान के जो इतिहासकार आप लोग को हम बताए थे उन दोनों के अनुसार 6 लाख पैदल सेना था इसके समय, मौर्य साम्राज्य के समय। 30,000 अश्वारोही यानी घोड़सवार थे, 9,000 हाथी सवार थे, गज सेना था, 8,000 रथ सेना था। देखिए इतना बड़ा सेना था मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। यह यूनानियों के अनुसार। उसके अतिरिक्त मेगास्थनीज के अनुसार इसकी देखरेख के लिए एक विभाग बनाया गया था। उस विभाग में 30 सदस्य थे, यानी सैन्य व्यवस्था को देखरेख के लिए एक विभाग अलग बना था मौर्य साम्राज्य में, और उसको देखरेख करने के लिए 30 सदस्य उसमें शामिल थे। उसके बाद इसमें सबसे उच्च जो अधिकारी होता था उसे महामात्र कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था की देखरेख करने के लिए एक उच्च सबसे अधिकारी होता था, उसको क्या कहा जाता था? महामात्र, ठीक है। उसके बाद में कैटिल्य के अनुसार यानी चाणक्य के अनुसार राजा को 3 स्थिति में क्या करना चाहिए? 3 प्रकार से, परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार से युद्ध करना चाहिए चंद्रगुप्त के अनुसार। पहला प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध में आमने सामने युद्ध कर लेना चाहिए किसी को, राजा को। दूसरा बताए हैं कि कूट युद्ध। कूट युद्ध मतलब चालाकी से छलबाजी करके युद्ध कर लेना चाहिए। और तीसरा तूष्ण युद्ध मतलब अप्रत्यक्ष युद्ध, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना चाहिए। राजा को चाणक्य के अनुसार 3 प्रकार से 3 स्थिति के अनुसार युद्ध करना चाहिए। वाला सामने सामने लड़ना चाहिए, अगर वैसे संभव नहीं है तो छलबाजी करके यानी धोखेबाजी करके युद्ध कर लेना चाहिए। तीसरा वैसे नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से उसी के गृह युद्ध उसी के राज्य में लड़वा देना चाहिए, ऐसे करवा देना चाहिए। ये 3 प्रकार से राजा के लड़ने की व्यवस्था बताए हैं कौन? चाणक्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। देखिए सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था कैसा था? तो चाणक्य के अनुसार तो 4 प्रकार का समाज था वहाँ पे। मतलब वहाँ के चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो किताब लिखा उसमें परंपरागत 4 वर्णों का वर्णन किया अर्थशास्त्र में, ठीक है। लेकिन जो मेगास्थनीज है उसने इस 4 वर्णों का उल्लेख नहीं किया है। उसने अपने जो किताब लिखा है मेगास्थनीज जो लिखा है, हाँ इंडिका, उसमें आर्थिक आधार पर समाज को बांट दिया है और 7 वर्गों में बांटा है। जबकि चाणक्य कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे हैं समाज को, मौर्य साम्राज्य के समय। जबकि लेकिन मेगास्थनीज कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। तो चाणक्य कौन कौन भागों में बांटे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप लोग को पता होगा कि 4 भागों में समाज विभक्त था पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन
मेगास्थनीज इसको आर्थिक आधार पे यानी पैसा के आधार पे, इकोनॉमिकल आधार पे 7 भागों में बांट देते हैं। पहला कहते हैं दार्शनिक, जो पढ़े लिखे लोग थे, पुजारी थे, भिक्षु थे, विद्वान थे, उनको क्या कहा गया? दार्शनिक, पहला भाग था। दूसरा वर्ग था कृषक। कृषक 7 वर्गों में सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे ज्यादा लोग रहते थे कृषक। मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्ग जो बांटा है, इसमें ज्यादा, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या बनाने वाले लोग कौन है? कृषक। तीसरा वर्ग बांटा है पशुपालक। पशुपालक मुख्य रूप से पशुपालन का कार्य करते थे। कृषक कृषि का कार्य करते थे। दार्शनिक भिक्षु होते थे और विद्वान होते थे। उसके बाद में व्यापारी यानी अधिकांश नगरों में निवास करते थे। व्यापारी ज्यादा नगरों में निवास करते थे। उस व्यापारिक शिल्पी। उसके बाद में सैनिक समाज किसानों के बाद, देखिए किसान सबसे ज्यादा थे, उसके बाद में दूसरी नंबर स्थान पे सैनिक थे। सैनिक समाज में किसानों के बाद सैनिक सबसे अधिक थे, ठीक है। जितने समाज में जितने भी लोग थे उसमें सबसे ज्यादा किसान थे, 2 नंबर पे सबसे ज्यादा सैनिक थे। उसके बाद निरीक्षक, यानी समाज की व्यवस्था को निरीक्षण करने के लिए एक वर्ग था, उसका नाम था निरीक्षक। मंत्री थे, मंत्री समाज के अंतर्गत शासक वर्ग को कहा जाता था, यानी जो मंत्री थे वो समाज के अंतर्गत किसको कहा जाता था? शासक वर्ग, जो शासन करने वाले थे उनको मंत्री कहा जाता था, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट है, देखिए कह रहा है कि मौर्यकालीन वास्तुकला। यहाँ की वास्तुकला कुछ देखा जाए, देखिए जो फेमस प्रसिद्ध है वही हम लिखे यहाँ पे। देखिए मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते, माने घर जो बनता था मौर्य काल में लकड़ी का बनता था, ठीक है। जो वर्तमान पटना में मिला है, मतलब देखिए मौर्य काल में लकड़ी का भवन हुआ करते था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? वर्तमान के जो पटना है यानी पाटलिपुत्र उस समय था, वहां से साक्ष्य मिला है कि मौर्य काल में जो था भवन हुआ करता था, किसका होता था? लकड़ी का हुआ करता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मौर्य काल में पटना से किस प्रकार के भवन का साक्ष्य मिला है, तो लकड़ी के भवन। किस प्रकार के? लकड़ी का। उसके बाद मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर भी होते थे, माने पत्थर का भी उपयोग करके अच्छा इमारत बनाया जाता था। यह कुशल कारीगर भी होते थे, यह कोई कलाकारी किया जाता था। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया। देखिए सांची का स्तूप भी एक क्या है? वास्तुकला है। मौर्य साम्राज्य के समय का ये किसने बनाया? अशोक बनवाया, ठीक है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जो सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप कौन है? सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया? अशोक ने, ठीक है। उसके बाद में अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया। देखिए यही अशोक स्तंभ है, ठीक है। अशोक स्तंभ 4 शेर हैं, एक साथ बैठे हैं, बनवाया था। तो यूपी में देखिए अशोक स्तंभ का निर्माण कहाँ हुआ था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ? यूपी में। किसने कराया था? अशोक ने, ठीक है। उसके बाद में जिसमें 4 पत्थर के शेरों को एक जगह रखा गया है, जो अहिंसा सूचक है, मतलब ये अहिंसा का सूचक है, मतलब शांति का प्रतीक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का निर्माण किसने? अशोक ने करवाया। कहाँ है? सारनाथ में है। इसमें क्या है? 4 पत्थर के बने से को एक जगह बनवाया है, ठीक है, जो अहिंसा का सूचक है। चलिए इस पर का हमारा मौर्य साम्राज्य का यह पूरा वीडियो समाप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए आप लोग कौन कौन बना पा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? अभी आप लोग को बताया चाणक्य का और नाम क्या है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इसमें देखिए क्या है? भट्ट स्वामी नहीं होगा, राजशेखर नहीं होगा, विष्णुगुप्त हो जाएगा, विशाख दत्त नहीं होगा, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार पूछ रहा है। अब अशोक कहाँ का शासक था? अवंती का। वो कहाँ भेजा था उसको? तक्षशिला। जहाँ पे कौन, वहाँ पे पहले शासक कौन था? सुसीम था। उससे जब वह असफल रहा विद्रोह को दबाने में, तो अशोक को भेजा गया। तो कहाँ भेजा था? तक्षशिला, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जिनका देवानाम प्रियदर्शी भी था? देखिए कौन व्यक्ति का नाम देवानाम प्रियदर्शी था? अशोक अपना नाम अधिकतर अभिलेख में क्या लिखवाया है? देवानाम प्रियदर्शी। तो मौर्य सम्राट अशोक जो था उसका नाम क्या था? देवानाम प्रियदर्शी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने निम्नलिखित में कौन सा धर्म अपना, मैंने कलिंग पे जब आक्रमण किया, जीत लिया उसको, उसके बाद वह कौन धर्म अपना लिया? उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आप लोग को पता है, बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भी भेजा था। उसके लिए अधिकारी भी नियुक्त किया था 3 गो, ठीक है। चलिए जो तीसरा अभी शिलालेख में उसका वर्णन है। चलिए उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक जैन धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को कौन अपनाया था? बिंदुसार। अंतिम जीवन में मर गया जैन धर्म अपना कर। देखिए डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, डी सही आंसर हो जाएगा। बिंदुसार ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या लिया? अपना लिया जैन धर्म। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाके पर्वत पे अपना संलेखना विधि यानी भूख प्यास के
छोड़कर त्याग कर जाकर अपना प्राण त्याग दिया, ठीक है। उसी को संलेखना विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त आप लोग पढ़े, मौर्य है। उसके बाद बिंदुसार बना शासक, ये भी है। अशोक बना है, ये भी है। लेकिन अजातशत्रु इसका शासक नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे तो हर्यक वंश का शासक है अजातशत्रु, मौर्य वंश का नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा। नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, इसमें आप लोगों को पुराण दिया है, इंडिका दिया है, ऋग्वेद दिया है। तो ये तो होगा नहीं, इंडिका का मेगास्थनीज होगा, ऋग्वेद लिखा नहीं है, पुराण लिखा नहीं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? एक मिनट, अर्थशास्त्र तो कैटिल्य लिखे हैं, ये होगा, इंडिका होगा, ठीक है। इंडिका की रचना किसने किया है? मेगास्थनीज किया है। और अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? कैटिल्य यानी चाणक्य किया, ठीक है। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मेगास्थनी ने किस पुस्तक की रचना की है? इंडिका की, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखिए। मेगास्थनी जो था, मेगास्थनी ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? देखिए, चाणक्य कितने भागों में विभाजित किया था? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसी को मेगास्थनी ने क्या किया? 7 भागों में विभाजित कर दिया, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अगला इकोनॉमिकल बांटा था, ये आर्थिक रूप से 7 भागों में बांट दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से बना था। यहाँ देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था वह किससे बना था? आप लोग बताया कि पाटलिपुत्र में जो लकड़ी का है, लकड़ी का महल के लिए प्रसिद्ध है वास्तुकला में। तो पाटलिपुत्र में लकड़ी का महल, पाटलिपुत्र से लकड़ी का महल का साक्ष्य वास्तुकला के रूप में पाया गया है। तो लकड़ी का था, किसका था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से बना था किस चीज का? लकड़ी का। किस चीज का? लकड़ी का, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप आप लोग को पता है, अशोक बनवाया था। आई कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद में अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अंग्रेज देखिए पहले कौन था? जेम्स प्रिंसेप। देखिए, जेम्स प्रिंसेप आप लोग को बताए थे कौन क्या किया था? सबसे पहले पढ़ा था, कब पढ़ा था? आप लोग बताइएगा कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को कब पढ़ा, शिलालेख को कब पढ़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? देखिए, कलिंग युद्ध जो है इसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? हमको आप लोग अभी बताए कि 13वां याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 13वां शिलालेख में क्या मिलता है? अशोक के कलिंग युद्ध तथा क्षत्रिय का वर्णन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। देखिए, सबसे पहले दिया है ए में चंद्रगुप्त, बी में बिंदुसार, सी में अशोक और डी में चाणक्य। इधर 1 2 दिया है प्रियदर्शी, 2 में सेड्रोकोटस और 3 में अमित्रघात और 4 में विष्णुगुप्त, ठीक है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य था इसको सेड्रोकोटस भी यूनान के जो दार्शनिक थे, जो विद्वान थे, कहते थे। तो ये तो 2 में आ जाएगा, ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता, अपने मित्रों को छोड़ता नहीं था, मार देता था। तो बिंदुसार को अमित्रघात, यानी ए का 2 और बी का 3। उसके बाद में अशोक ने अपना नाम प्रियदर्शी के नाम में भी प्रियदर्शी बताया है। तो 1 का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। और चाणक्य क्या किया है? चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। देखो, 1 का 2 कहाँ है, ए का 2 कहाँ है, बी का 3 कहाँ है और सी का 1 कहाँ है और डी का 4 कहाँ है? देखो, ए का 2, बी का 3 और सी का 1, ठीक है, और डी का 4, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका मौर्य काल में सीता का तात्पर्य, मैंने सीता का अर्थ क्या होता है मौर्य काल में? तो आप लोग अभी बताएं, सीता एक प्रकार का क्या होता था? कृषि अध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष। उसमें उसी को कहता है राजकीय भूमि जो क्या करता था? राजकीय भूमि से आय प्राप्त करता था। तो इसके आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता का मतलब राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता है, ठीक है, मौर्य काल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।